तैयार हैं। मैं सलमान शेख, प्रेसिडेंट पैक यूएसए। पैक यूएसए आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है आज़ादी मेला। मैं मदीहा मुस्तफा, सीनियर वाइस प्रेसिडेंट। मैं हुमायूं शबीर, फाउंडर ऑफ पैक यूएसए। Food, shopping, singer, lots of fun for kids. Are you guys ready to celebrate with us? मैं हूँ आसिम मलिक, पैक यूएसए जनरल सेक्रेटरी। आए आप सब हमारे साथ पाकिस्तान का यौम आज़ादी सेलिब्रेट करें। आबदा खान, वाइस प्रेसिडेंट पैक यूएसए। पाक यूएसए की टीम आप सबको वेलकम करती है। मैं गुलनाज अहमद, जॉइंट सेक्रेटरी पैक। का सबसे बड़ा इंडिपेंडेंस डे 16 अगस्त आइजनहवर पार्क, ईस्ट मेडन, न्यूयॉर्क में मनाया जा रहा आज है। आए आप सब लोगों को दावत है, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शिरकत करें। पैक यूएसए जिंदाबाद। मेला वेखण आईयां कुड़ियां न्यूयॉर्क दियां। ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले बल्ले बल्ले, ओ बल्ले 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 बल्ले। अस्सलाम वालेकुम। आफाक फारूकी नए प्रोग्राम के साथ आपके सामने हूँ। यकीनन आपने बिगनिंग में वीडियो देखी, लुंगी डांस, खासकर आखिरी सीन। पाकिस्तान में कोई भी हालात हो और कैसा भी मौसम हो, कोई भी परेशानी हो, ये ओवरसीज पाकिस्तानी, ये अमेरिकन पाकिस्तानी, ये यूरोपियन पाकिस्तानी, ईमानदारी की बात है कि इसी डांस मोड में रहते हैं, वो भी स्पेशली लुंगी डांस में। आपको लगता है इनके चेहरों से कि एक ऐसे मुल्क से ताल्लुक़ रखते हैं जहाँ हर तरफ बदअमनी है, वहशत है, वीरानी है, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और दहशत गर्दी ही दहशत गर्दी है। सोशो पोलिटिकल, इकनॉमिकल हर किस्म का कयास मौजूद है। मोटू यकीनन पाकिस्तान है, मगर वीकेंड है तो रिलेट टू कम्युनिटी है। मगर पहले बड़ी अंदोहनाक, अफसोसनाक खबर है, बड़ा झिझक भी फील हो रही है कि आगाज़ में ही ऐसी बात की जाए कि स्वात में अभी अभी कंबल कोई इलाका है, वहाँ सुसाइड बॉम्बिंग हुई है। कोई 32 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और कितने ज़ख्मी हैं नोबडी नोस। कोई जलसा था अराउंड में, उसकी डिटेल अभी पूरी आई भी नहीं है कि मैं प्रोग्राम कर रहा था। तो कुछ कोई कहता है कोई 70-80 के करीब ज़ख्मी है, कोई हजूम में बड़े हुआ है और सुसाइड बॉम्बर थे 2 थे, 1 थे। ये अब कुछ मुक़द्दर हो गया है पाकिस्तान का, हमारे अवाम का, कि मामूल हो गया है। क्योंकि वो कहते हैं कि गुफ्तगू नहीं होगी, मुकाबला होगा। बेरोज़गारी है, गुर्बत है और भूख है जब, तो शहीद होने को लोग कतारें लगाकर अगर पाकिस्तान में जाकर देखें तो आपको यकीन नहीं आएगा कि एक वाहिद इदारा है फ़ौज जहां रोज़गार के सबसे ज़्यादा मौक़े हैं और सबसे ज़्यादा भर्ती होती है। क्योंकि रोज़ शहीद होते हैं तो वो पैसों की कोई कमी नहीं है। 180 कारोबार हैं, तो आप सोच सकते हैं फिर इंटरनेशनल कम्युनिटी में ज़रूरतें, अमन फ़ौज। अब आप देखें ना कि वो रेड सी जो है वहाँ के लिए एक फ़ोर्स बनाई गई है सऊदी अरब की निगरानी में, तो ये भी शामिल हैं। दिफाई मुआहदे हो रहे हैं और कर्ज़ तो मिल ही रहा है ना टिका के, तो मुज़ाकरात क्यों करेंगे? जबकि हर जंग का डोनाल्ड ट्रंप रोज़ बताते हैं ना कि अब डील करीब हो रही है, अब डील करीब होने वाली है। बमबारी शदीद तरीन करने के बाद फिर रोक दी गई ये कह के कि उम्मीद है कि डील हो जाएगी। मगर हमारे यहाँ रोज़ ऐलान होता है कि डील नहीं होगी। मारे जाए लोग, क्या फ़र्क पड़ता है? कहानियाँ ही सुनानी है ना फॉरेन फंडिंग की, उस पर भी मैं भी आता हूँ। दूसरी बहरहाल खबर यही है, कश्मीर में भी डील नहीं होगी। कश्मीर कमेटी, जॉइंट एक्शन कमेटी के साथ नहीं बैठेंगे। 100 मार दिए हैं, 400,000 और मारने को तैयार हैं। वो बिल्कुल निहत्ते हैं, वहाँ पर अभी फैला रहे हैं आतंकवाद कि अभी तो लोग निहत्ते मारे जा रहे हैं।
पहले कभी KPK में भी ऐसे ही मारे जाते थे और बलूचिस्तान में भी ऐसे ही मारे जाते थे। फिर उन्हें कहा गया हमसे लड़ो, हमसे मुकाबला करो, फिर हम तुम्हें खारिजुल भारत और खारिजुल फलाना और धमाके का नाम देंगे, फिर मुकाबला होगा। फौजों को तो दुश्मन चाहिए होता है ना, बाहर तो दुश्मन है ही नहीं कोई अब, और वो इतना बड़ा दुश्मन है जिसे दुश्मन बताया जाता है कि लड़ने का सवाल ही नहीं पैदा होता, टांगें काम जाती हैं। तो अपने लोगों से लड़ना है। तो कश्मीर में जो इलेक्शन थे मुजफ्फराबाद में दूसरा मरहला, और वो 12 सीटें जो असल लड़ाई की वजह बनी हुई हैं, 5% वोटिंग नहीं हुई। 10 से 12 लोगों से बात करके बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन ने तो एक इलाके में मुजफ्फराबाद के ये कह के पोलिंग बंद करवा दी कि शदीद बारिश हो रही है, बर्फबारी हो रही है, दरख्त गिर रहे हैं, जबकि हल्की सी बारिश हो रही थी। 5% लोग पोलिंग स्टेशन तक भी नहीं पहुंचे। और कराची में एक पोलिंग स्टेशन पे कश्मीरी लोग बता रहे थे कि 98 रजिस्टर्ड वोट थे, एक वोट नहीं पहुंचा, एक बंदा वोट डालने नहीं पहुंचा वहां। अब ये बताइए कि भारत के जेर इंतजाम कश्मीर में और इसमें यहाँ के कश्मीर में जो ज्यादतियाँ हैं उसमें कौन छुपा रहा है? 78 साल में आप ये देखें, इस पाकिस्तान और हिंदुस्तान की तकसीम, ये पूरी कहानी किस्से में कितने लोग बर्बाद हो गए, कौमें की कौमें बर्बाद हो गई। सिखों के साथ जो हुआ, जो मुसलमानों के साथ हुआ, मगर औरों के साथ भी हुआ है। गौर से देखें, लद्दाख गिलगित बल्तिस्तान के लोगों के साथ, कश्मीरियों के साथ, और धोखा खाए हुए लालची लोग, ये यूपी सीपी बिहार के, ये दौड़े हुए आए। इसका नतीजा क्या निकला? और अभी तक लड़ाई जारी है। देखिए जी, वहाँ के निज़ाम पर तो मैं ये कहूँगा ना कि ये इतनी सी बात करूँगा कि ये जो हाइब्रिड निज़ाम है क्लैप्स हो गया है, और एक वजीर ऐलान करता है और वो बैठा हुआ है, प्राइम मिनिस्टर बोल ही नहीं सकता। तो सफाइयाँ पेश की जा रही हैं, उसके जवाब में मुख्तलिफ अंदाज से अपनी पॉलिसी को बयान किया जा रहा है, मगर उस वजीर पर हाथ नहीं डाला। तो मेरा कहना ये कि हाइब्रिड निज़ाम में वजीर जो है वज़ीर आज़म के सामने जवाबदेह नहीं होता, वजीर के सामने वज़ीर आज़म जवाबदेह होता है। अच्छा, इस पूरे हाइब्रिड निज़ाम को देखें, इसमें कोई जितने भी वजीर हैं उनमें कम से कम 10 से 12 तो उनके अपने डायरेक्ट वजीर हैं, मोहसिन नकवी समेत। और अब फिर वही कहानियाँ हैं बुनियादी जमहूरियतों की, जो हम कल भी मेरे ख्याल में बात कर चुके हैं, और दर्जनों लोग बात कर रहे हैं कि फील्ड मार्शल जो है वो तो सिर्फ अब सदर बनना चाहता है। और ये कश्मीर में ये सब जगह जो हो रहा है, ये सारा कुछ एक खास माइंडसेट के साथ हो रहा है, इन सियासी पार्टियों को गंदा करने के लिए। क्योंकि उनका तो हल्का, सारे हल्के उन्हीं के, उन्हें तो वो ना वोट की जरूरत है ना पॉपुलरिटी की ज़रूरत है। अगर शहीदों को इससे भी ज़्यादा लोग गालियां बकें, जैसे कि लोग अब रील में कह रहे हैं कि तुम्हारे शोधा क्या होंगे, किराए के लड़ने वाले वो लोग, हमारे शोधा देखो जो कश्मीर में मर रहे हैं, PhD लड़के या जेलों में हैं, हमारी खवातीन को देखो। मौलाना फजल रहमान ने तो एक पंडूरा बॉक्स तक खोल दिया ना पूरा। उन्हें कोई गर्व नहीं है कि दुनिया में उनकी कितनी तौहीन हो रही है। ये गरीबों का मसला है, तौहीन, इज्जत, वक़ार के पैसे बनने चाहिए, रुतबा होना चाहिए। सामने तो सब डरते हैं ना, ताली बजाते हैं, और फिर एक पूरी फौज जब रखी हुई हो प्रोपेगेंडे के लिए, अरबों खरबों रुपये उस पर खर्च किए जाते हो, तो जहाँ जिन हल्कों में उठते बैठते हैं वहाँ तो इज्जत मौजूद है ना। वहाँ कोई चीज़ नहीं बदलने जा रही। मैं उसकी वजह बताता हूँ कि क्यों नहीं बदलेगी। देखें, बहुत संजीदा गुफ्तगू की कोशिश कर रहा हूँ कि आप समझ सकें सादा लफ्ज़ों में। मिसाल के तौर पे, अगर मेरी किसी ने हेल्प की है,
کل میں کسی قابل ہو جاؤں تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ یہی آتا ہے نا کہ مجھے جواباً جب میں کسی قابل ہو جاؤں تو دوسروں کی ہیلپ کروں. اب میں اس پہ ایک چھوٹا سا واقعہ سنانا چاہتا ہوں، بہت شارٹ کر کے، نام لے کے بتاؤں گا. ہماری کمیونٹی میں ایک بہت مشہور ڈاکٹر ہیں، ڈاکٹر نوید اقبال نام ہے ان کا. اپنا کے بھی کبھی بڑے ایکٹیو ممبر رہے ہیں. تو میرے ایک دوست تھے، آج وہ سائیکارٹسٹ ہیں. انہوں نے یو ایس ایم ایل اے کا ایگزام، اس زمانے میں یو ایس ایم ایل اے نہیں ہوتا تھا، ایف ایم جی کہلاتا تھا میرے خیال میں. ایف ایم جی کا ایگزام جو ہے نا، جو مجھے یاد پڑتا ہے، میرا کوئی تعلق نہیں اس سے، تو عین ممکن ہے کہ کوئی لفظ میں غلط بول رہا ہوں. جو ایگزام پاس کیا تو اس ایگزام میں 100 میں سے 75 نمبر پاسنگ ہوتے تھے. اس نظام میں یہ جو یو ایس ایم ایل اے میں پاس یا فیل ہوتا ہے. آپ فیل کر جائیں تو دوبارہ دے سکتے ہیں، پاس ہو جائیں نمبر کم ہو تو آپ دوبارہ نہیں دے سکتے. تو بھائی نے، جو ہمارے دوست تھے، ایک میں 75 نمبر لیے اور ایک میں 76 نمبر لیے. 2 ایگزام ہوتے ہیں. اور اس پر جو ریزیڈنسی کا جو کمپٹیشن تھا وہ 87 ابو تھا، کہ مطلب جو ایف ایم جی میں جنہوں نے 87 88 سے اوپر نمبر لیے ہوئے تھے ان کو مل رہی تھی، اور ساتھ میں ایکسپیرینس بھی ہوگا. تو انہوں نے مجھے بتایا ان کا کہ میں تو برباد ہو گیا، میں تو اتنے سال بھی لگائے اور یہ پاسنگ مارکس دونوں میں آئے 175 176، مجھے تو نہیں ملے گی. بہرحال ہمارے ایک دوست تھے، ڈاکٹر نوید اقبال نام ہے، بہت نامور سائیکارٹسٹ ہیں. انہوں نے اپنے تعلقات سے، ان کا ایک دوست نیو یارک کے ایک بہت بڑے ہاسپٹل میں پروگرام ڈائریکٹر، ان کو سائیکارٹری میں دلوائی ریزیڈنسی. جب میں نے شکریہ ادا کیا تو انہوں نے پتہ کیا کہا مجھ سے، انہوں نے کہا کہ نہیں، کوئی شکریہ کی بات نہیں ہے، میں بھی جب آیا تھا تو میری کسی نے اسی طرح سے یہ ریزیڈنسی کروائی تھی، بس اپنے دوست سے ایک بات کہنا. میں نے کہا وہ کیا؟ کہنے لگا کہ دیکھو، مدد کرنا ایک صدقہ جاریہ ہوتا ہے. جیسے میں نے ان کی مدد کی یہ سوچ کے کہ میری بھی کسی نے مدد کی تھی، میں ہر سال 1-2 کی جو میری اوقات ہے اس کے مطابق مدد کرتا ہوں. تو اپنے دوست سے کہنا کہ جب تم کسی قابل ہو جاؤ تو تم بھی یہ صدقہ جاریہ کو جاری رکھنا. یہ سوچ، یہ مائنڈ ہوتا، یہ مائنڈ سیٹ ہو، تب افراد، خاندان اور قومیں آگے بڑھتی ہیں. مگر ہمارا مائنڈ سیٹ کیا ہے، اب میں وہ بھی سناتا ہوں آپ کو تاکہ آپ کو سمجھنے میں آسانی ہو. یہ کل رات کی بات ہے، ہم کہیں جا کر بیٹھتے ہیں، کوئی دوست، تو ایسے ہی اپنا کا ذکر ہو رہا تھا. تو ہمارے اپنا امریکن پاکستانی ڈاکٹرز ایسوسیشن، تو ہمارے ایک دوست ہیں، بہت قریبی تعلق ہے میرا. تو انہوں نے بتایا کہ ایک صاحب کا ذکر کیا جو بہت بڑے ڈاکٹر ہیں اور بڑے کاروبار ہیں ان کے. کہنے لگے کہ یہ جب ہم سے پہلی بار ملنے آئے اپنے کچھ دوستوں کے ساتھ، تو نیو یارک کوئنز میں ایک اپنا کا شیلٹر ہے، جو پاکستان سے لڑکے لڑکیاں آتے ہیں، لڑکیوں کا مجھے نہیں پتا، لڑکوں کا بہرحال. تو انہیں کیونکہ پیسے سے تو ہوتے نہیں ہیں، یہ جو سارے یہاں گھوم رہے ہیں، اگر ان کی پوری داستانیں سنیں تو حیران رہ جائیں. یہ جو اپنے غرور دکھاتے ہیں اور تکبر دکھاتے ہیں ریزیڈنسی سے پہلے، کہ ان کے تعلقات، آپ ان کے معاملات آپ دیکھیں گے تو حیران رہ جائیں گے. ان کا کہ وہاں پر یہ ان کو مفت میں رکھا جاتا ہے، کچھ کھانا پینا بھی میرے خیال میں دیا جاتا ہے، کیونکہ افورڈیبلٹی کا چکر ہے نا. پاکستان سے لوئر مڈل کلاس کا بچہ ڈالر لے کے تو آنے سے رہا، ریزیڈنسی کی تلاش، نوکریاں بھی کرتے ہیں. تو بہرحال انہوں نے بتایا کہ جیسے دبئی کا سنتے ہیں نا، اور عرب ملکوں میں پاکستانی رہتے ہیں کہ ایک ایک کمرے میں 12 8 کہنے لگے اس طرح سے رہتے ہیں. کہنے لگے جب یہ ہم سے ملنے آئے، ہمارے صاحب، یہ جو جن کا ذکر ہو رہا ہے ڈاکٹر صاحب کا، اپنے دوستوں کے، وہیں کے جو شیلٹر میں رہتے تھے، تو ان سے اتنی بدبو آ رہی تھی کہ آپ سوچ نہیں سکتے. تو ہم نے ان کو بہت طریقے سے پرفیوم دینا شروع کیے، ڈیوڈرنٹ دیا، اور کچھ اسپرے بھی دیے کہ آپ اپنے روم کے لیے رکھ لیں اور یہ کر لیں. میں نے کہا مطلب کہ لگے اس شیلٹر میں اتنی بدبو تھی کیونکہ گنجائش سے زیادہ لوگ رہ رہے تھے. مگر یہ کہ بہرحال ایک بڑا کام تو کیا کہ لوگ رہتے ہیں وہاں.
अच्छा, शिकागो में भी है मेरे ख्याल में ऐसा, जर्सी में तो मुझे पता था, क्वींस का मेरे जहन से मिस हो रहा था, ये वुड हेवन पे, एक्सक्यूज मी, वुड हेवन पर है, बहुत अरसे, बहुत पुराना है। तो मैंने कहा अब क्या हाल है? कहने लगे अब भी वैसे ही। मैंने कहा क्या मतलब? कहने लगे इन जैसे है ना, अपना वक्त कर दिया, आगे निकल गए। कहने लगे 10 प्रॉपर्टियां तो इनकी मुझे मालूम है, और जितने इनके पास अल्लाह ताला इन्हें दिया है इनसे संभाले नहीं संभल रहा, मगर इन्हें वो दिन याद नहीं है अब कि उस शेल्टर की जाके मदद करें, वहाँ रहने वालों की, उसको बड़ा करें, उसके लिए काम करें, कि वहाँ से इन्होंने आगाज किया था। तो ये है हमारी फितरत, ये है हम अंदर से। अच्छा, फिर आप देख लें कि चैरिटी के मामले में तो हम शायद दुनिया में सबसे पीछे हैं। बज़ाहिर हम बहुत चैरिटी करते हैं, मगर इज्तिमाई चैरिटी की बात कर रहा हूँ, हम इनफरादी तौर पे बहुत करते हैं। पाकिस्तान में गुलाब देवी अस्पताल हो, गंगाराम अस्पताल हो, मेयो अस्पताल हो, मतलब जितनी चीज़ें पुरानी निकाल, डालमिया से लेकर आप पूरे पाकिस्तान में देख लें, वो हिंदुओं की, क्रिश्चियनों की, पारसियों की, सबकी बनाई हुई है। पाकिस्तान मुसलमानों के नाम पे कितनी है निकाल के दिखाएं, पूरे पाकिस्तान में निकाल के दिखाएं। या और आप कितनी बनी है अपने ذاتی पैसे से खर्च करके? अगर कोई शौकत खानम कहता है तो शौकत खानम में इमरान खान के $5 भी नहीं होंगे। अच्छी बात है, मेहनत की उन्होंने, अभी भी बहुत बन रहे हैं। मतलब मैं ऐसे वाक़या सुनाऊँ चैरिटी के हवाले से कि मगर बात वही है कि कितने लोगों से लड़ेंगे हम, कितने के ख़िलाफ़ बात करेंगे। तो कौमें बनती हैं इज्तिमाइयत से। अब मैं आपको इसका दूसरा रुख दिखाता हूँ। मैंने कल हल्का से जिक्र किया था, देखें हम सब ये जो ओवरसीज 10 मिलियन पाकिस्तानी हैं, 11 मिलियन अब तो ज़्यादा हो गए हैं, तेज़ी से भाग रहे हैं वहाँ से लोग, 12 मिलियन 14 जितने भी हो गए। अगर पाकिस्तान में रोज़गार होता, खुशहाली तरक्की होती, तालीम होती, सेहत का निज़ाम होता, तहफ़्फ़ुज़ अमन होता, तो लोग क्यों जाते? आपने कभी देखा है यूरोप अमेरिका से जो लोग जाते हैं वो या तो किसी हाई स्किल के लोग होते हैं, जो जिन मुल्कों में जाते हैं वहाँ ज़रूरत होती है शदीद, और एक ख़ास कॉन्टैक्ट के तहत 2 साल 3 साल 2.5 साल 4 साल वट, या खिदमत खल के जज्बे से जाते हैं। आप निकाल लें, दर्जनों आपको वाक़यात में सुना सकता हूँ कि स्पेशल चाइल्ड के लिए भी लोग काम कर रहे हैं, जर्मनी से, अमेरिका से, यूरोप से, ऑस्ट्रेलिया से, और आई हॉस्पिटल के लिए भी काम कर रहे हैं, टीबी के लिए, ट्यूबरकुलोसिस से लेकर वो क्या कहते हैं उसको, कोढ़ जैसे मर्ज तक के लिए गोरे काम कर रहे हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो 50-50 साल रहकर गए और अपने वतन जाके आखिर में मरे। रोज़गार की तलाश में नहीं जाते, नौकरी के लिए नहीं निकलते। ये साउथ एशिया के, ये अरब मुल्कों के, वो भी गरीब अरब मुल्कों के लोग, जैसे अभी आपने सुना ना कि मोरक्को का बॉर्डर टूट गया और स्पेन में दाखिल हो गए, फ़ौज तलब करनी पड़ी, कश्तियाँ डूब रही हैं लीबिया से। जहाँ जहाँ क्राइसिस है, जहाँ बदअमनी है, जहाँ जमहूरियतें नहीं थीं और जहाँ बादशाहतें, किंगडम थीं, अंदर लड़ाइयाँ थीं, बाहर वालों ने फ़ायदा उठा के बर्बाद कर दिया, रही सही जो था वो भी ख़त्म कर दिया। लीबिया तो बड़ा खुशहाल मुल्क था ना बज़ाहिर, मगर अंदर के मामला ख़राब थे, लड़ाइयाँ थीं जिसका फ़ायदा बाहर उठाया गया और अपने मकासद के लिए ख़त्म कर दिया गया। आप ऐसे ही पाकिस्तान को देखें, हम अमेरिका आ गए, यूरोप आ गए, हर जगह आ गए। हम वो बिल्कुल सही कहते हैं, पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी, स्पेशली रियासत चलाने वाले, कि ये जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी पैसा भेजते हैं, एहसान करते हैं। ये अपनी ज़रूरतों के तहत भेजते हैं, अपनी मजबूरियों के लिए भेजते हैं, अपने बहन भाई, अपने माँ बाप के लिए, या अपना कोई कारोबार कर रहे होते हैं, अपने पैसे बचाने के लिए पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचा रहा होता है। तो ये कोई पाकिस्तान की खिदमत के लिए डायरेक्ट नहीं भेज रहे होते हैं। पहले हमें गुस्सा आता था इन बातों को सुन के, अब यकीन आ गया कि ये बात दुरुस्त है कि हम पाकिस्तान को फ़ायदा पहुँचाने के लिए काम नहीं करते। पाकिस्तान के फ़ायदे के नाम पर हम खुद पैसे बनाना चाहते हैं, हम खुद आगे बढ़ना चाहते हैं, शोहरत हासिल करना चाहते हैं और पीछे से कहीं दौलत भी हासिल करना चाहते हैं।
एक साहब हैं अमेरिका में, एक सेनेटर दिखाकर $32 मिलियन का ठेका लिया पाकिस्तान में, ठेके में कमाया फौज को असले की किसी सप्लाई में। और आज भी वो किसी सेनेटर के कोने में खड़े हुए तस्वीर खिंचवाते नजर आएंगे, कभी किसी कांग्रेस के उसमें दिखाएंगे। और ये जितने लोग भी कांग्रेस को और डेलीगेशन वगैरह लेके जाते हैं, मैं नाम लेके बता देता हूँ, इनके मकासद कुछ और हैं। एक बहुत ही डिप्लोमेट ने, अहम डिप्लोमेट ने, जो आज दुनिया में कहीं पाकिस्तान के सफ़ीर लगे हुए हैं, तो मैंने ऐसे ही जिक्र किया कि आप इस तरह के लोगों को क्यों बढ़ाते हैं। और उन्होंने कहा इंडियन भी यही करते हैं आफाक भाई, ये $2-4 मिलियन हमसे कमाना चाहते हैं, शोहरत कमाना चाहते हैं, हमारे भी कुछ काम होते हैं कांग्रेस में इधर उधर, तो हम इनके थ्रू करवा लेते हैं, दोनों के मकसद पूरे हो जाते हैं। तो मैंने कहा ये हुब्बुल वतनी तो नहीं हुई? कहने लगे आप क्या हुब्बुल वतनी समझते हैं? इस तरह के लोग हुब्बुल वतन नहीं होते हैं, ये माल बनाने वाली पार्टियां होती हैं। अब आप ये देखें, ताहिर जावेद अभी 2 कांग्रेसमैनों को रिपब्लिकन को लेके गए, उसमें एक अपन उसके मोंटाना के रिंके हैं, जो जिनका ये आखिरी टेन्योर है, नवंबर के इंतखाबात में वो हिस्सा नहीं ले रहे, वो नेक्स्ट टाइम नहीं होंगे। और उसके साथ बाम हैं मेरे ख्याल में वाशिंगटन स्टेट के, और वही किस्से कहानियाँ आर्मी चीफ एक इधर खड़ा करने पे एक इधर लगा खड़ा है। और ये क्रिप्टो पे क्रिप्टो कह रहा हूँ, क्रिप्टो में तो जो रिंके हैं वो क्रिप्टो की मुख्तलिफ कंपनियों के डायरेक्टर भी रहे हैं और मुख्तलिफ भी रहे हैं, वो सारे किस्से वो जो ताने माने आप खुद मिला लें। और किस्से वही कि सरमायाकारी, फॉरेन फंडिंग और इंडस्ट्री और सेहत, तालीम, हर दौर में ताहिर जावेद रहे हैं, और अब तो 10-12 साल से यही हैं। और ऐसे ही डेलीगेशन जाते रहे हैं, इनसे कोई पूछ के बताए कितनी अब तक फंडिंग हुई। और इन दौरों के नतीजे में निकलता क्या है, इन सारी चीज़ों को गौर करने की जरूरत है। फिर इनके कभी दोस्त थे, अब मुखालिफ हैं, अदालतों में भी चढ़े रहे हैं, अब पता नहीं है कि नहीं है। हर मुकदमे के बाद एक दूसरा मुकदमा हो जाता है। तनवीर अहमद, जिसे मुर्गी वाला कहते हैं, अच्छा अपने मुंह से वीलॉग में बताते हैं लोगों को, अच्छा वीलॉग पे वीलॉग करते हैं पाकिस्तान जाकर। इससे अंदाजा लगा लें रहनी हालात का, कि मजदूरी करते थे पाकिस्तान में। रऊफ क्लासन ने तो सुना ये कहा कि जी आप सब्जी बेचते थे तो नाराज हो गए, उनका नहीं मैं मजदूरी करता था। हालांकि सब्जी बेचना, मजदूरी करना, मतलब मैं जो ये कर रहा हूँ या सारी उम्र करता हूँ, ये मजदूरी है, सब्जी बेचना ही है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। नाराज हो गए थे। अमेरिका, आप अंदाज़ा लगाएं कि अमेरिका है, अल्लाह ताला ने हाथ पकड़ा, मेहनत भी की, तरक्की की, कुछ $100-150 मिलियन कमाए हैं। जो लोग बताते हैं, जो गूगल पर जो मैंने चेक किया, 150 से हो सकता है थोड़े ज़्यादा हो। पाकिस्तान हर हफ्ते पहुंच जाते हैं। पीटीआई में भी मौजूद थे, फिर पीटीआई से सुलह कराने के लिए लगे रहे। अब पीटीआई के बारे में जो गुफ्तगू है, एक व्लॉग में कह रहे हैं, जो मैंने कल ही परसों देखा, कि देखें पूरी दुनिया में सब पाकिस्तान की शोहरत हो रही है, इनसे कैसे बात हो सकती है। वो बहनें सड़कों पे निकल आई हैं, वो देखें इस वक्त पाकिस्तान की जो दुनिया भर में इज्जत है उसमें ये रंग में भंग डाल रहे हैं। अब इस तनवीर अहमद से कोई ये पूछे कि तेरा अपना बाप, अपना भाई, अपना बेटा जेल में हो, कैद तन्हाई में हो, और तू अकलौता भाई हो, अकलौता बेटा हो, या तेरा अकलौता बेटा भाई हो या बाप हो, तो फिर सीने पर हाथ रख और पूछ अपने आप से कैसा लगेगा कि कैद तन्हाई क्या होती है, और उम्र भी 70, 72, 74 साल हो। कहना बड़ा आसान होता है कि रंग में भंग। क्या निकला उस रंग से और भंग से, कि जो शोहरत मिली है दुनिया में, उससे ग्राउंड रियलिटी चेंज हो गई है। कश्मीर में 100 लोग मर गए, अभी भी 35 स्वात में मर गए हैं। आज बलूचिस्तान में कितने मरे हैं किसी को नहीं पता, KPK में कितने मरे हैं नहीं पता। कश्मीर के इंतखाबात में 3-4 की तो इत्तला आ चुकी है। परसों मुजफ्फराबाद में मरे हैं, 100 लोग अब तक मर चुके हैं। ये है रंग, आप उसे कहते हैं भंग पड़ना। आप ये देखें कि जावेद पहुंचे मोहतरम,
ताहिर जावेद उनके फौरन पीछे पहुंच गए और वो भी वज़ीर आज़म के साथ अपनी तस्वीर छपवा रहे हैं, ये भी तस्वीर। और तनवीर अहमद साहब अपनी फेसबुक पर और अपने ट्विटर एक्स अकाउंट पर लिखते हैं कि जी बिजनेस डेलीगेशन लेके गए। अच्छा, डेलीगेशन तो पीछे कोई भी नहीं नज़र आ रहा, कहीं कोई एक तस्वीर नहीं छापी उन्होंने, कौन सा डेलीगेशन लेके गए। और मैं उम्मीद करता हूं कि कुछ नहीं तो कम से कम 100-200 मिलियन डॉलर की इन्वेस्टमेंट का तो ऐलान करेंगे वहाँ से निकलने से पहले, या कर दिया होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, क्योंकि ये सफारतकार और इस तरह के सारे लोग आपस में जुड़े हुए हैं, मिले हुए हैं। ये डेलीगेशन लेकर जाना, बनाना, दिखाना, ये सिर्फ तस्वीरी ड्रामे होते हैं, वरना ये मुल्क यहाँ तक पहुँचता है। गुर्बत की जो 55% के करीब लोग अब बता रहे हैं कि गुर्बत की लकीर से नीचे लोग इस हाल में पहुँचते हैं। उसकी वजह यह है कि आप पाकिस्तान एम्बेसी की ना लिस्ट निकालें सरमायाकारों की, तो आपको हैरानी होगी कि एक शेख साहब है, लॉन्ग आइलैंड में रहते हैं। हर हुकूमत के दौर में हर सदर वज़ीर आज़म जब आता है, सरमायाकारों की जो मीटिंग दिखाई जाती है उसमें बैठा होता है, हर मीटिंग में। उससे कोई पूछे कि कितने पैसे इन्वेस्ट किए हैं, उसके घर सफीर भी जाता है, क्योंकि एक ईंधन चाहिए ना, एक मजमा दिखाना है। होंगे 5-10 मिलियन डॉलर, एन मुमकिन है। ऐसे पूरे अमेरिका में लोग हैं। मैं नाम लेके बताता हूँ, दूसरे हैं वो डॉक्टर मुबशिर चौधरी, वो मुशर्रफ के भी दोस्त हैं, उनके घर आके मुशर्रफ ठहरते थे। उसके बाद जो है अल्लाह भला करे वो आसिफ जरदारी के भी दोस्त बन गए, फिर वो इमरान खान के दोस्त भी बन गए, अब इस हुकूमत से भी थ्रू हैं सरमायाकारी के नाम पे। और उन्होंने वहाँ एक डॉक्टर हॉस्पिटल सुना होगा ना, बहुत मशहूर, बनाया था। उन बेचारों को कादियानी बनाकर निकाल दिया वहाँ से, और जिस तरह निकाला एक तारीख है पूरी। अगर मैं कभी सुना हूं तो आपको यकीन नहीं आएगा, उनके ही एक पार्टनर ने अप स्टेट न्यूयॉर्क से मुझे वो पूरी कहानी सुनाई है। मगर आज भी वो बैठे हुए हैं, क्योंकि ये एक शौक है, सरमायाकार बनना, तस्वीर बनवाना, बताना, तमग़े रिसालत, क्या कहते हैं, तमग़े इम्तियाज़, तमग़े खिदमत, और पता नहीं कौन कौन से रेडियाँ हैं ना भरी हुई हैं, अब रखी हुई हैं ऐवान सदारत में। मुझे वो आज तक याद है कि एक डॉक्टर कह रहा था मुझसे कि मैंने कोई खबर छापी किसी की कि उसको फलाना तमगा मिला है, और कह रहे हैं तेनू तो है ही नहीं पता कि सबसे पहले किनू मिले है। तो मैंने कहा हाँ, मैं तो कुछ भी नहीं पता भाई। तो बहरहाल बता मैं ये रहा हूँ कि कुछ नहीं बदलना। अब ये 14 अगस्त आ रही है ना, मुल्क की हालात आपने देखा कि आज 3500 अभी मरे हैं, रोज़ कोई ना कोई वाक़यात हो रहे हैं, सोशो पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, मुकम्मल chaos है। मगर आप ये देखें कि होना तो ये चाहिए ना कि ओवरसीज में, यूरोप अमेरिका की आज़ादियों में बड़े पैमाने पे यहाँ पर ह्यूमन राइट सब कुछ मौजूद है ना, कि यहाँ 14 अगस्त के हवाले से सेमिनार होते, संजीदा पाकिस्तानी कम्युनिटी के स्टेज लगते हर शहर में, कि भाई हमने क्या कमाया इन 78 सालों में, क्या गंवाया। और पाकिस्तान से भी लोग बुलाए जाते हैं, यहाँ के भी पढ़े लिखे तबके को, हार्वर्ड में भी लोग हमारे मौजूद हैं, कोलंबिया में भी हैं, और आईवी लीग के स्कूलों के अलावा भी बहुत बड़े बड़े स्कॉलर हमारे यहाँ मौजूद हैं, साबिक डिप्लोमेट्स भी हैं, और ऑनेस्ट है उनमें, उनसे आके सवालात किए जाते, एक पुरम एक गुफ्तगू होती, एक इंटेलेक्चुअल बहस होती, एक दबाव पड़ता। और दूसरा ये भी मुमकिन था कि आप देखें, मेरे अब्बू एक बात कहते थे जो मैंने बड़े होकर सीखी, पहले नहीं समझ आती थी। वो कहते थे कि 1,24,000 पैगंबर आए दुनिया में, उनमें से कोई एक भी अपने खित्ते के बेहतरीन खानदानों के अलावा कोई बंदा नहीं था। बेहतरीन खानदानों के बेहतरीन अफराद होते थे, रुतबा और ताकत उसे लोग फॉलो करते हैं। आम आदमी को ये लेलन और मार्क्स भी खानदानी तौर पे अगर आप निकाल के देखें, अपने इलाके के बेहतरीन खानदानों के लोग थे, अशराफिया का हिस्सा कह सकते हैं, आम लोग नहीं थे जो कुछ लोग कहते हैं वो मोची का बेटा रहा, फलाना रहा, सब बुलशिट है। ठीक है, तो यहाँ अपना जैसी ऑर्गेनाइजेशन है ना, जिसके 5,000 मेंबर हैं,
वैसे तो मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनके 500 गैस स्टेशन है, जैसे तनवीर है, ताहिर जावेद के पास भी 100-150 मिलियन डॉलर होगा, बताने को जो चाहे बताएं। और वो जैसे जिस सिस्टम से पैसे यहाँ बनते हैं वो भी सबको पता है। बहुत लोगों के पास पैसा है, मगर रुतबा और स्टेटस वो अपना के लोगों के पास है। इनके 45 चैप्टर भी हैं, खाली अपना एक सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन नहीं, हर शहर में एक्टिव हैं। और इनके कुछ हर चैप्टर के कुछ लोग कम्युनिटी पॉलिटिक्स में भी हैं। अगर इन्होंने ये सीखा होता, जैसे इनका वो है ना शेल्टर, कि भाई यूज़ किया, बदबू थी, अच्छा था, बुरा था, अपना वक्त निकाला, आगे बढ़ गए, ऐसे इन्होंने पाकिस्तान को यूज़ किया। हम सब ने यूज़ किया, ईमानदारी की बात है। अगर ये एहसान फरामोश न होते तो आज अगर पाकिस्तान देखे ना, मैंने पहले कहा कि अगर पाकिस्तान अगर बेहतरीन जगह होती तो घर छोड़ने की जरूरत तो किसी को नहीं होती ना। अपने बचपन से, अपने कब्रिस्तानों से, अपने मकानों से, अपने प्यारों से, अपने दुलारों से, सबसे दूर हो जाना और एक जहन में ख्वाब रह जाना और यादें, बातें, दौलत, पैसा, ये सब बहुत इम्पोर्टेंट है, मगर इतनी बड़ी कीमत के साथ बेईमानी हो जाती है। अगर इनको ये समझ होती कि हमने तो छोड़ा, अब ये जो नए आते हैं इनके लिए हम खुश होने के बजाय दुख होना चाहिए कि हमने ये तजर्बा करके देखा है, इसकी कीमत अदा की है। तो आज हर अमेरिका के शहर में 20 से 25 हज़ार लोगों का एक पुरअमन हुजूम बाहर आ सकता है और इस पाकिस्तान के GHQ पे खौफनाक दबाव डाल सकता है। ये फील्ड मार्शल की और इनकी पूरी 28 जो जनरल हैं, इनकी पतलूनें गीली हो जाएंगी। अगर जैसे कश्मीरी निकले लंदन में और मुख्तलिफ जगहों पे, अगर पाकिस्तानी कम्युनिटी आज बाहर आ जाए और ये तय कर ले, कोई गाली ना दे, कोई रियासत के बारे में कोई बात ना करे, सिर्फ ये कहे कि ये जो हो रहा है ये गलत हो रहा है, ह्यूमन राइट्स की वायलेशन से लेके जो आइन की हालत कर दी है और जो मुल्क का हाल कर दिया है, इस्लाहात के बजाय सब एक दूसरे पे इल्ज़ाम तराशी, कुछ सोच सकता है किसी काबीना में आज अमेरिका हो या बरतानिया हो कि एक वजीर उठे और अपने सिस्टम को गालियाँ बकना शुरू हो जाए और उस पर थू थू करवाए और आप उस ओहदे पे भी बरजमान रहे और मोतबर करार पाए। ये सिर्फ पाकिस्तान में मुमकिन है और पाकिस्तानी कम्युनिटी में मुमकिन है कि वहाँ हालात ख़राब हैं। यहाँ एक एक इलाके में 2-2 मेले हो रहे हैं। आपने सुना होगा ना कि पाकिस्तान डे परेड 1 महीने से रोज़ कहती है कि हम जा रहे हैं कहाँ, अदालत, मगर वो लॉन्ग आइलैंड एक्सप्रेसवे पे फंसी हुई है टू वेस्ट मिड टाउन टनल, पहुँचती नहीं है क्योंकि मुड़ मुड़ के भी देख रही है ना वो जो ग्रुप है कि शायद मना लें, आके सुलह सफाई कर लें और फिर हम वही जो पिछले साल 500 लोग रह गए थे 400 रह जाए, 200 रह जाएं, ये टोटल स्टेज पे अकेले रह जाएं, मगर लर्न नहीं करेंगे। इन्हें कोई मतलब नहीं है कि इससे पाकिस्तान के वक़ार को कितना नुकसान पहुंच रहा है। उसकी साख जो पहले ही ज़िंदगी के किसी मैदान में कोई साख नहीं बची ना, मगर सीखा कुछ नहीं। एक मेला होता था आइजनहावर पार्क में, मैनहट्टन उसमें लॉन्ग आइलैंड में, उस तंजीम में फूट पड़ गई। उसका जो सरबराह था उसे मैं फ़ायदे आजम कहता हूँ, बशीर कमर नाम है। कब्जा तो दूसरों ने कर लिया। जमहूरियत ओपन करने की कोशिश की थी ना, जमहूरियत के लिए दरवाज़ा खोला था, तो जमहूरियत में तो कोई फाइनल हरफ आखिर नहीं होता, तो आने वालों ने फारिग कर दिया। मगर वो कहते हैं मैं फारिग ही नहीं हूँ, आखिर तक पहले तल्ले डालते रहे खुदा के लिए, मुझे जो है ना आखिरी 5-10 मिनट ही दे दो ताकि मैं अपने पैसे बना लूँ। अब वो डिक्सन में अपनी यादों की बारात निकालेंगे मेले के नाम पर। वो कोई पार्क ढूंढ लिया क्योंकि उसके बगैर वो रह नहीं सकते। उन्होंने साल भर घूमना होता है, तो पैसे कमाने के लिए तो मेला ही है, पाकिस्तान का नाम ही यूज होना है। रहते अमेरिका में है मगर नाम पैसे कमाने हैं पाकिस्तान के नाम पर। इसी तरह बुकरेन मेले में चले जाइए। मतलब मैंने एक दफ़ा वहाँ के अराउंड के इलाके के लोगों से इंटरव्यू किए थे, जो बच्चे स्पेशली जो वहाँ रहते हैं,
تو میں نے ان بچوں سے پوچھا کہ میلے میں جاتے ہیں؟ بالکل جہاں میلے کا اسٹیج لگتا ہے اس کے اوپر بلڈنگ میں ایک گھر میں نے انٹرویو کیا اور بھی کیے تھے. تو ایک بچی تھی, مجھے آج تک یاد ہے, میں نے اس سے پوچھا میلے میں جاتی ہوں؟ اس نے کہا. میں کہ کیوں جاتی ہوں؟ کہ نا وہ گانے وانے نا پنجابی گانے سننے جاتے ہیں, مزہ آتا ہے. تو میں نے کہا تمہیں پتہ ہے یہ کون لوگ کرتے؟ کہ نتھنگ ٹو ڈو ود اس, آئی ڈونٹ نو کون کرتا ہے اور نہ ہمیں اس سے کوئی مطلب ہے, مگر اس کے لیے جو سازشیں ہوتی ہیں وہ پیسے لگانے کے لیے. راجہ ساجد جایا کرتا تھا کہاں سے؟ براؤن سے. یہ کنسٹرکشن والے پیسے زیادہ کماتے ہیں نا, میڈیکیڈ کے جو ڈنڈے میں وہ پیسے کماتے ہیں, پھر اس کے بعد یہ کماتے ہیں. تو اور تو صلاحیت ہے نہیں خرچ کرنے کی, کہاں کرنے. تو میلوں میں ادھر کھانے میں ادھر کھانے میں, اور مسلمان کو تو ایک ہی چیز دکھائی ہے. تو یہ ساجد راجہ ساجد صاحب جو ہے, انہیں ایک مخصوص میڈیا نے بہت بڑا رہنما بنا دیا ہے پیسے خرچ کرنے کے لیے. اسی طرح کے لوگ ہیں نا, پریڈ میں بھی ہر جگہ پہ یہی لوگ ہیں. اب بس پیسے خرچ کرو آپ لیڈر بن جائیں گے. مطلب یہاں کچھ ہونا ضروری نہیں ہے, یا آپ نے کوئی اور کچھ کیا نہیں کیا, آپ نے فنڈ دینا ہے, بات ختم, آپ لیڈر ہیں, باقی کام دوسرے خود کر لیں گے. مگر وہ بکٹ میلے والوں کو سنا کوئی دوسری پارٹی مل گئی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. جبکہ راجہ ساجد یہ فرما رہے ہیں, کل ہی سنا ہے کسی اسٹیک ہاؤس میں انہوں نے صحافیوں کو کھانا کھلایا, بڑے مہنگے اسٹیک ہاؤس میں, فلیشنگ میں, بڑا زوردار کھانا. کیونکہ کھانے کھلائیں گے تو لیڈر کہلائیں گے, اگر کھانے نہیں کھلائیں گے, پیسے خرچ نہیں کریں گے تو لیڈر تو نہیں کہلائیں گے. مگر انہوں نے ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. تو وہاں کے ایک نام نہاد سو کالڈ صحافی نے, جس نے صحافت کا نا وہ جو جوکر ہوتے ہیں, صحافت کا لبادہ اوڑھ لیا ہے. جس دن کوئی اتارے گا تو اندر سے ایسا ڈراؤنا منہ نکلے گا کہ آدمی دیکھ کے پریشان ہو جائے. تو اس نے کہا کہ آپ بکرے میرے سے بڑے مشہور ہوئے, آپ نے اس سے کوئٹ کر دیا. تو وہ چڑھ گیا. اس نے کہا کہ میں کیا مشہور ہوا, بکنگ میرا مشہور ہوا ہوگا, میرے تو $40-50,000 لگ جاتے ہیں. تو لازمی بات ہے بھائی, پیسے لگاؤ گے تو اسٹیج ملے گا نا. سنا بڑے ڈھول دھماکے لے کے بڑی بہرحال. مگر سارے راجہ ساجد میں پہلے ایسے ہی گوپ سا سمجھتا تھا, ماشاءاللہ بڑا ذہین آدمی ہے. اب اس نے شہرت کا ایک نیا راستہ ڈھونڈ لیا ہے. ابھی ورلڈ کپ ہوا نا فائنل, تو انہوں کہتے ہیں کہ اس نے مہنگا ترین ٹکٹ خریدا, 15,000 کا, 20,000 کا, 8,000 کا, 10,000 کا, آئی ڈونٹ نو. وہ فیس بک پر وہاں اس اسٹیڈیم میں, جرسی نیو یارک اسٹیڈیم میں بیٹھ کر اس نے زندگی کے, وہ کہنا چاہیے نا کہ کیمرے کے ہر اینگل سے تصویر بنائی, ہر اینگل سے. کچھ 30-35 تو مجھے بھیجی ہوں گی لوگوں نے, اور آس پاس کے گورے بھی حیرانی سے دیکھ رہے تھے کہ کیا فلم ہمارے برابر آ کر بیٹھ گئی ہے. تو شہرت ہی لینی ہے نا. اب سب میں گفتگو ہو رہی ہے, آپ دیکھو وہاں عام پاکستانی تو سوچ بھی نہیں سکتا تھا, راجہ ساجد یہی کہلوانا ہے. یہ بروکلن کے اسٹیج سے زیادہ شہرت ہو گئی کہ اس نے فائنل دیکھا. اور یہ چھوٹی قومیں ہوتی ہیں, غلام قومیں ہوتی ہیں, ان کے تفاخر, رتبہ, اسٹیٹس, پرائیڈ کیا ہوتی ہے, وہ یہی ہوتی ہے. بہرحال ہم باہر نکلتے ہیں, وہ آخر ختم کرتے ہیں. ولاگ پہلے ہی بہت بڑا ہو گیا ہے. ہیوسٹن میں ایک تو میں نے بتایا نا کہ تنویر اور طاہر جاوید ہیں, کمیونٹی میں انہیں کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو بابر غوری کو آواز دینا پڑتی ہے, کیونکہ بنوں کا ایندھن انہی کے پاس ہے. اب نئی پالیٹکس بھی ہو رہی ہے. وہ چیمبر کی پچھلے دنوں میں نے آپ کو کہانی سنائی تھی, جہاں عامر پیپرانی نے سلمان رضا کی مدد سے اپنی سلطنت مکمل قائم کر لی ہے. اب مجھے کسی نے بتایا, آج میں مختصراً بتا رہا ہوں, ڈیٹیل میرے پاس ہے مگر آہستہ آہستہ ریویل کروں گا, کہ اب نئی کہانی یہ ہے کہ عامر پیپرانی کو جو فارغ PHGH ہے, مکمل فارغ ہو چکی ہے, تو عامر پیپرانی بھی اب آلموسٹ فارغ ہی ہے. ان کو اس کا صدر بنانے کی تیاریاں ہو رہی ہیں. اس کے لیے 3 گروپ بنائے گئے. ایک طاہر ماما گروپ کا ہینڈل کر رہا ہے, اور ایک مظفر صدیقی جو سپاہی ہے اس گروپ کو ہینڈل کرنے کے لیے کام کر رہا ہے. اور تیسرا گروپ جو ہے وہ ایک اور کو چھوڑا گیا ہے, جو یہ عامر عسکری اور ان سب کو ڈیل کرنے کے لیے
लगा दिया गया है, तो सलमान रजा की जो है चैम्बर के सदर बन जाएंगे। ये एक ऐसी कम्युनिटी का किस्सा सुनाया मैंने आपको जहां जिनके पीछे घरों में हाहाकार मची हुई है, भूख की, गुर्बत की, बेरोजगारी की, सेहत और बीमारी की, दहशत गर्दी की, इंतहा पसंदी की। मैं पूरे यकीन से कहता हूँ आज यूरोप और अमेरिका के पाकिस्तानी अगर अपने अपने इलाकों में जहाँ ये बड़े बेस हैं इनके 10-10, 20-20 हज़ार निकल आएँ तो फिर वही जुमला दोहराता हूँ कि ये फील्ड मार्शल समेत सारे जनरल पतलूने गीली कर देंगे। मगर उन्हें भी यकीन है, हमें भी यकीन है कि मैंने आपको वाक़या सुनाए ना कि हम एहसानमंद नहीं होते, ज़रूरत के वक्त पैर पकड़ते हैं, अपना काम निकालते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। यही सब कुछ हमने अपने बहन भाइयों, अपने ख़ानदान, अपने वतन के लोगों के साथ किया, ओवरसीज़ खासकर यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया के पाकिस्तानियों ने। आज के लिए इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में गुफ्तगू होगी। अल्लाह।